नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम सबसे पहले वसुंधरा राजे के दिल्ली दौरे की। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने आज बीजेपी मुख्यालय जाकर बीएल संतोष से मुलाकात की। राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह वहाँ मौजूद थे और एक बार तो पूरे राजस्थान में ये हवा फैल गई कि आज कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ, ये मैं कहना चाहता हूँ पेनल्टी कॉर्नर में। राजस्थान के हालात पर चर्चा हो सकती हुई हो। 40 मिनट की मुलाकात चली। हो सकता है राजस्थान में इफ एंड बट्स जो भी हैं उन पर चर्चा बीएल संतोष से की गई होगी, लेकिन कोई निर्णायक बात आज हुई हो ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है किसी निर्णय की भूमिका लिखी गई हो, किसी निर्णय की प्रस्तावना रची गई हो, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज ऐसा कुछ भी पॉलिटिकल नहीं हुआ इस मीटिंग में जिसकी की चर्चा की जाए, जिसके निहितार्थ ढूंढे जाएं या निकाले जाएं। वसुंधरा राजे इस बैठक के बाद सीधे उदयपुर चली गई दिल्ली से एक शादी में भाग लेने के लिए, और उस शादी में भाग लेने के बाद वो वापस दिल्ली जाएंगी और दिल्ली जाकर उनका जो झारखंड का प्रस्तावित दौरा है उसका इंतजार करेंगी, इसलिए कि 10 जून से 13 जून तक उनको झारखंड रहना था। 10, 11, 12, 3 दिन। तो 11 जून को झारखंड में बीजेपी कोई बड़ा आयोजन कर रही, कोई आंदोलन कर रही बड़ा, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि ये दौरा 11 के बाद किया जाए। तो हो सकता है कि रीशेड्यूल हो जाए तो 12, 13, 14 हो जाए। और अनिश्चय की इस घड़ी में वे स्वयं तो उदयपुर से दिल्ली लौट जाएंगी और वहाँ प्रतीक्षा करेंगी कि दौरा रीशेड्यूल होकर क्या तय होता है, उसके हिसाब से वो झारखंड जाएंगी 3 दिन के दौरे पर। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, लोगों से मिलेंगी, बातचीत करेंगी, जो भी उनको कहा गया है। तो फिलहाल आज की इस मुलाकात में कोई निर्णायक बात नहीं हुई है, कोई संकेत नहीं है, कोई संदेश नहीं है। कोई बात होगी मन में तो कह दी होगी उन्होंने, आला कमान को कुछ उनको कन्वे करना होगा, कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम रिपोर्टेबल कहें। फिलहाल नहीं है, सामने आएगा तो आपको बताएंगे हम, जाहिर है। इधर जयपुर में कांग्रेस में हलचल रही। प्रभारी रंधावा ने आज कई मंत्रियों से और विधायकों से फीडबैक लिया। वो 2-3 दिन और फीडबैक लेंगे। फीडबैक में ये था कि जो कुछ योजनाएं लागू की गई हैं मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, उनका एक तो जनता में फीडबैक क्या है, रेस्पॉन्स क्या है, कोई नेगेटिविटी है क्या, पॉजिटिविटी है तो कितनी है, और कितना हो गया, कितना करना बाकी है, क्या हो गया, क्या करना बाकी है। कोई आरक्षण का मुद्दा उठ रहा है, ओबीसी आरक्षण बढ़ाएं, कुछ और बढ़ाएं, कुछ और किया जा सकता है क्या चुनाव के पहले। अगर कोई मांग, कोई दृष्टिकोण, कोई विचार सामने आया विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, तो उस पर गौर किया जाएगा। और मूलतः ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की बात सामने आई है आज। ये जो भी फैक्ट्स निकल के आएंगे इस फीडबैक में 3-4 दिन, 2-3 दिन होगा, इन फैक्ट्स के आधार पर दिल्ली में मीटिंग होगी और के.सी. वेणुगोपाल को प्रस्तुत भी की जाएगी रिपोर्ट, और आगे का रास्ता तय किया जाएगा किस दिशा में बढ़ना है कांग्रेस को चुनाव की वैतरणी पार करने के लिए। आइए सुनते हैं क्या कहा रंधावा ने इस मीटिंग के बाद। देखिए कि ये मीटिंग्स तो हर रोज़ चलती रहेंगी। मेरा काम ही है कि वर्कर्स को मिलना। जो आज नहीं, जब भी मैं आऊँगा हर रोज़ ऐसी ही मीटिंग्स चलती रहेंगी जब तक इलेक्शन है। और हम इलेक्शन मोड में हैं और एक एक आदमी को, हर वर्कर को आपने सुबह से देखा 9 बजे से लेकर 4 बज गए हैं, छोटे से लेकर बड़े लीडर को मैं मिल रहा हूँ और उनसे फीडबैक, उनका क्या काम कैसे चल रहा है, कैसे कांग्रेस का प्रोग्राम कैसे चल रहा है, वर्कर्स के क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, किसी के साथ क्या नाराज़गी है। एसटी, ओबीसी हर जो है उनको मैं बुला रहा हूँ। मेरे को सुबह जाट भी मिले थे, वो भी सभी मिलकर गए हैं। तो कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है। अगर मेरा ख्याल आप तो यही देखते रहे होंगे कि ये कौन गया है, कैसा गया है। अभी तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन चारों मेरे पास बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, मैं आपको देख करके आप सुबह से खड़े हैं। रंधावा ने
तफसील से बताया कि वो क्या फीडबैक ले रहे हैं, क्यों फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के आधार पर क्या किया जाएगा। अब आज एक घटना और हुई। सांसद किरोड़ीलाल मीणा, बीजेपी के सांसद, अपने उग्र आक्रामक स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आज उन्होंने ईडी में पहुंचकर एक और शिकायत की, जो DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ IT में भ्रष्टाचार को लेकर थी। जहां पर सोना मिला, जहां पर नकदी मिली, उस डिपार्टमेंट को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने आज शिकायत की ईडी में और इसकी व्यापक पैमाने पर जांच की मांग की। ये तो ठीक है, एक शिकायत दर्ज कराई, परिवादी को साथ ले गए थे अपने, परिवादी ने दर्ज कराया परिवाद। लेकिन रमेश मीणा जो कैबिनेट मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, उन्होंने आज किरोड़ीलाल मीणा की गिरफ्तारी की मांग कर डाली। अब मीणा राजनीति में, मीणा समाज की राजनीति में किरोड़ीलाल मीणा एक तरफ है, परसाईलाल मीणा, रमेश मीणा, मुरारी मीणा दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। तो ये रमेश मीणा ने क्या कहा किरोड़ीलाल मीणा के लिए और किरोड़ीलाल मीणा ने कैसे उसका जवाब दिया, आइए देखते हैं पेनल्टी कॉर्नर में। किरोड़ीलाल ने इस प्रकार का बयान पहली बार नहीं दिया है। पहले भी वसुंधरा को कहा था कि नाक से नक्सी निकल जाएगी और क्या क्या नहीं कहा वसुंधरा जी के लिए। तो किरोड़ीलाल की वजह से बात करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। किरोड़ीलाल का सूरस्त हो चुका है, किरोड़ीलाल अपराधी है, उस पर 5 केस लगे हुए हैं, फिर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहे। और वो रोज़ाना कोई न कोई चीज़ बोलता है, जो खुद अपराधी हो, खुद सिस्टम में करप्शन में खुद फंसा हुआ हो, वो सरकार पर आरोप लगाता है और खुलेआम घूम रहा है। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे कि भाई ऐसे लोगों को बेनकाब करें और ये गलत तरीके से गलत दबाव बनाते हैं। और जो आम आदमी होता उस इस प्रकार केस होते तो उसको कोई भी पकड़ लेता। आज तक पकड़ क्यों नहीं आ रहा, पकड़ से बाहर क्यों हो रहा है? देखो, वो बहुत दिनों से, जब से मंत्री बने हैं तब से मेरे को अपराधी कह रहे हैं। और अपराध मेरा ये है कि अगर मैं आज ईडी में आ गया, ये ACB के दफ्तर पहुंच गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने, धरना देने, प्रदर्शन करने, या सामान्य जनहित के किसी मुद्दे पर कोई मुकदमा राजनीतिक द्वेष भाव से दर्ज हुए हैं, जिसे मैं आमागढ़ में चढ़ा तो मुकदमा दर्ज किया है। तो और जो जनहित के मुद्दों पर जो भी आंदोलन हुए, उसमें राजनीतिक द्वेष भाव से सरकार ने अनेकों मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए हैं। मैं उसमें दोषी पाया जाता हूं तो गिरफ्तार करो। और इन मुकदमों से मैं डरने वाला नहीं हूँ, रुकने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं जनता के मुद्दे उठाता रहा हूँ और उठाता रहूँगा। उनको लेकर कितने भी मुकदमे गहलोत सरकार लगाए। और मंत्री जी ने जो मांग की है, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा अपने मंत्री की मांग पूरी करें। तो किरोड़ीलाल मीणा ने कह दिया कि मैं जनता की आवाज़ उठाता हूँ, इसलिए भयाक्रांत हैं मंत्री जी, और अगर मंत्री जी ने मांग की तो पूरी करके दिखाए सरकार। ये जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा एक्शन मोड में रहते हैं, हर मुद्दे पर सड़क पर बैठकर, जनता के बीच बैठकर प्रदर्शन करके काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। इसलिए इसी एग्रेशन के कारण मीणाओं में ख़ास तौर पर उनकी पहचान रही है और इस एग्रेशन के कारण मीणा यूथ उनके साथ काफ़ी रहा है। लेकिन अब वो राज्यसभा की सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं बीजेपी सरकार में, उनकी पत्नी गहलोत सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। एक बार ऐसा भी मौका आया था, उनके समर्थन से मुख्यमंत्री गहलोत ने सरकार बनाई थी। तो अब वो खुलेआम कह रहे हैं कि सरकार गिरफ्तार करके बताए, ऐसे कई मुकदमे मेरे पर लगा चुके हैं। तो उन्होंने चुनौती का जवाब दिया है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये तकरार बढ़ेगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मीणा वोटों को लेकर ख़ास तौर पर भारी खींचतान है इस वक्त, और हरीश मीणा, नमो नारायण मीणा, रमेश मीणा, परसाईलाल मीणा, मुरारी मीणा, सारे मीणा एक तरफ कांग्रेस के साथ, और किरोड़ीलाल मीणा, जसकौर मीणा सांसद जरूर हैं, लेकिन मीणा समाज पर जो पकड़ का मामला है, जाता है राजनीतिक ज़मीन का मामला है, किरोड़ीलाल मीणा की है। तो वो एक तरफ है। आगे आगे देखिए होता है क्या, चुनाव जैसे नज़दीक आएंगे तलखी बढ़ेगी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होगा,
पता नहीं किस मोड़ पर जाकर के खत्म होगा, शायद चुनाव तक चलता ही रहे, ऐसा लगता है मुझे। किरोड़ीलाल मीणा ने आज चंद्रराज सिंह जी से मुलाकात की। चंद्रराज सिंह जी को लोग 2003 के ज़माने से चाणक्य कहते हैं, जब वो वसुंधरा जी के साथ थे और उनके सलाहकार थे और 20 सूत्री कार्यक्रम समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। और उसके बाद वो कई चुनावों में उन्होंने अपनी अपनी भूमिका निभाई। आज चंद्रराज सिंह के घर जा करके दोनों गले मिले और गले इसलिए मिले कि किरोड़ीलाल मीणा ने FIR दर्ज कराई, या जो परिवार दर्ज कराया ACB वहाँ जाकर ED में, उसको लेकर तो चंद्रराज सिंह ने बधाई दी, क्योंकि चंद्रराज सिंह बिल्कुल गहलोत सरकार के खिलाफ है ज़बरदस्त। और उन्होंने चंद्रराज सिंह को इस बात की बधाई दी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के प्रभारी बनकर आए हैं। अब दोनों ने गलबैया की है, पुराने प्रेमी हैं, पुराने मित्र हैं, और आज इस मुलाकात हुई है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना BJP की अलाई है, BJP के साथ मिलकर सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, इसलिए ये सहज मुलाकात थी। और BJP के एक सांसद ने शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी से मुलाकात की, या फिर किरोड़ीलाल मीणा ने चंद्रराज सिंह जी से मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात के कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक मायने निकलेंगे आगे चलकर, क्योंकि चंद्रराज सिंह भी इसमें एक्सपर्ट हैं, कहाँ किसको गिराना, कहाँ किसको उठाना, कहाँ किसकी वोट काट के खड़े करना और कहाँ किसको वोट काट के हरा देना, इसके वो निपुण माने जाते हैं इसमें। तो दोनों की इस मुलाकात में देखिए आगे राजनीति में क्या होता है। इस मुलाकात के बाद हम आज चर्चा करेंगे हनुमान बेनीवाल की। हनुमान बेनीवाल 9 जून से दौरे पर निकल रहे हैं, शायद 25 जून तक 26 जून तक दौरे पर रहेंगे और 8 जिलों में जाएंगे। खास बात यह है कि वो बाड़मेर भी जा रहे हैं, टोंक भी जा रहे हैं, भीलवाड़ा भी जा रहे हैं और गंगानगर भी जा रहे हैं, सीकर भी आ रहे हैं, नागौर भी घूम रहे हैं। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने मेरे ख्याल से चुन ली है, जिन कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं जहाँ पर कि वो अगले चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे। इसमें वो नौहर भी जाएंगे, जहाँ से कभी चौटाला, खुद अजय चौटाला MLA रहे हैं और उनकी जननायक जनता पार्टी इस बार BJP के साथ गठबंधन करके उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है राजस्थान में। उनमें नौहर उनकी पहली प्रायोरिटी है, तो नौहर भी हनुमान बेनीवाल जा रहे हैं। किसानों पर आधारित पार्टी या जाट आधारित पार्टी कहते हैं, जातिवादी पार्टी कहने में थोड़ा संकोच होता है मुझे, हो भी तो भी हमको ये मानना चाहिए किसान आधारित पार्टी। तो उसमें दोनों पार्टियां किसान आधारित पार्टियां हैं, रालोपा भी और जननायक जनता पार्टी भी। और कई जगह इनमें आमना सामना होगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि BJP अलाई होकर के हरियाणा से यहाँ आ रही है जननायक जनता पार्टी, BJP के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं हरियाणा में। इसलिए BJP उन्हें कितनी सीटें देती है, कौन कौन सी सीटें देती है, और क्या वो तीनों सीटें दे देती है जिन पर इस वक्त हनुमान बेनीवाल की पार्टी के विधायक हैं, ये भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। हनुमान बेनीवाल का दौरे का मुख्य मुद्दा एक तो बजरी की कीमतें कम कराना, एक टोल फ्री करना, स्टेट हाईवे को टोल फ्री किया जाए और लोकल युवकों को रोजगार दिया जाए। इसको लेकर वो कोई आंदोलन भी खड़ा करना चाहते हैं चुनाव से पहले। तो उनके इस दौरे का जो ये पूरा उन्होंने चार्ट जारी किया है, 24 जून को धोरीमन्ना जाएंगे, नौहर जाएंगे, 22 को कई जगह जहाँ जाएंगे वो सब एक उन्होंने पोस्टर जारी किया है। तो वो सब जगह बजरी की रेट कम करने, स्टेट हाईवे का टोल माफ़ करने और युवकों को, स्थानीय युवकों को रोजगार देने की मांग को लेकर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि चुनाव के लिए उनकी एक ज़मीन तैयार हो सके, मुद्दों पर आधारित ज़मीन तैयार हो सके। आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा हनुमान बेनीवाल का दौरा और उनकी राजनीति। अब एक और आज खास बात हुई है। विजय बैंसला वैसे तो प्रो BJP माने जाते हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे हैं, लेकिन आज उन्होंने गहलोत सरकार के कदम का स्वागत कर दिया गर्मजोशी के साथ। जो MBC की जो बैकलॉग था, ये बड़ी मांग थी किरोड़ी सिंह बैंसला की, इस बैकलॉग को कैरी फॉरवर्ड किया जाए ताकि रिक्तियाँ बरकरार रह सकें, लैप्स नहीं हो और उन पे आने वाली पीढ़ी को मौका मिल सके। तो गहलोत सरकार ने कल ये घोषणा की कि बैकलॉग 3 साल तक चलेगा और 3 साल तक बैकलॉग के चलने की बात को लेकर
विजय बैंसला ने आज पार्टी लाइन से अलग हट करके एमबीसी के पक्ष में खड़े होकर अपने समुदाय जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, जैसा उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर में बताया था कि मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लिए वो काम कर रहे हैं, उसको संगठित करने का काम कर रहे हैं, उसको पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप बनाने का काम कर रहे हैं, उसके हक में हुए एक फैसले पर खुले मन से गहलोत सरकार के पक्ष में बयान जारी किया, तारीफ की। आइए सुनते हैं क्या कहा विजय बैंसला। कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें एमबीसी को बैकलॉग देने का निर्णय लिया गया, उसके लिए पूरे राजस्थान सरकार का धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उन सब युवाओं का भी जिन्होंने सालों साल इस संघर्ष में साथ दिया, उन बुजुर्गों का भी धन्यवाद जिनकी आशीषें हमारे साथ रही, बहनों और बेटियों और माओं का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें हमेशा अग्रसर किया अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए। और कर्नल साहब जहां भी हैं उनकी आशीषें, उनकी नजर हम सब पे बनी रहती है, उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, विजय बैंसला ने पार्टी लाइन से अलग हट करके जिस समुदाय के लिए वो काम कर रहे हैं उस समुदाय के हित में गहलोत सरकार ने कोई फैसला किया तो उसकी भी खुले मन से तारीफ की। सचिन पायलट आज मध्य प्रदेश के दौरे पर थे, वो वहाँ एक सांसद से भी मिले, कुछ और कांग्रेस के नेताओं से मिले और ऐसी खबर आ रही है वहाँ से कि वो मेरे ख्याल से कांग्रेस से बाहर नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस में बने रहेंगे और राहुल गांधी ने जैसा उनको भरोसा दिलाया है कि उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी उसकी प्रतीक्षा करेंगे। जबकि सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से ये खबर उड़ रही थी कि 11 जून को वो अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर 1 लाख 2 लाख लोगों की सभा करेंगे और अलग पार्टी बनाएंगे और पार्टी के नाम आ गए सोशल मीडिया पे, प्रगतिशील कांग्रेस, राजस्थान प्रगतिशील कांग्रेस वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें चल रही थी। लेकिन उनके निकटस्थ सूत्रों ने इस बात का स्पष्ट तौर पर खंडन किया है कि सचिन पायलट कोई पार्टी बनाने नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये कहा है कि कांग्रेस में ही रहेंगे, बीजेपी के खिलाफ संघर्ष करेंगे, अगले चुनाव में पूरी भूमिका निभाएंगे जो भूमिका पार्टी आलाकमान उनको देगी। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जब स्वदेश लौटेंगे विदेश यात्रा से, अमेरिका गए फिर लंदन गए, वहाँ से भारत लौट के आएंगे तो सचिन पायलट को जो जिम्मेदारी दी जानी है उसके बारे में फैसला होगा। मैं पिछले 2 दिन से भी कह रहा था कि कौतूहल 2 ही बातों को लेकर है राजस्थान की राजनीति में इस वक्त। आम जन के दिमाग में, जेहन में यही 2 सवाल हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस में बने रहेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे, बने रहेंगे तो क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और वसुंधरा राजे फ्रंट फुट पर खेलेंगी या नहीं। आज वसुंधरा राजे के एंड पर दिल्ली में एक मुलाकात हुई BL संतोष से, पार्टी के जो संगठनात्मक प्रमुख हैं सारे काम देखते हैं, संघ की दृष्टि से सारे काम देखते हैं और उसका कोई नतीजा ऐसा निकला नहीं जिसका उल्लेख किया जा सके। लेकिन हम उस बात पर कायम है कि इन 2 के बारे में फैसला दोनों पार्टियों को खुद की पार्टियों को करना पड़ेगा। चुनाव की गर्मी तभी शुरू होगी जब सचिन पायलट कुछ बनेंगे कांग्रेस में या अलग पार्टी बनाएंगे। अलग पार्टी की संभावना मुझे नहीं लगती बिल्कुल, तो बनेंगे कुछ कांग्रेस में और इधर रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे हम पढ़ते थे बचपन में, तो रिक्त स्थान की पूर्ति होनी दोनों जगह। वसुंधरा राजे की रीशेड्यूलिंग, रिपोजिशनिंग होगी, उनका झारखंड दौरा रीशेड्यूल होकर के आएगा, उसके बाद झारखंड से जब लौटेंगी तो बीजेपी में उनको लेकर क्या फैसला होता है, क्या बात होती है, इसका भी सबको इंतजार है और सचिन पायलट को लेकर क्या होता है इसका भी इंतजार है। अभी चुनाव में ही 6 महीने बाकी हैं, लेकिन जातियां लामबंद होनी शुरू हो गई। जैसा कि हम हमेशा देखते हैं, कुमाऊं महापंचायत हो रही है, महासंगम हो रहा है मालियों का, जाट महाकुंभ हो रहा है, तमाम जातियां लामबंद हो रही हैं और एक प्रेशर ग्रुप की तरह हमारे को इतने टिकट दो, हमारे को इतने सीटें दो वगैरह वगैरह दोनों पार्टियों बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी माली समाज का जो सम्मेलन हुआ था, इसका मैंने जिक्र किया था कि वहाँ गहलोत की पोस्टर वहाँ पे दिखाए गए बार बार, तो अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगे। लेकिन दूसरे पक्ष का ये कहना है कि वो कुछ लोग थे जो कर रहे थे और माली समाज अपने सामाजिक हितों को लेकर एकजुट है और उसमें कोई बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसा कहना है जिन लोगों ने आयोजन किया था। आने वाले वक्त में हम चर्चा करेंगे जातिवाद की भी और टिकटों के बंटवारे को लेकर जो आधारभूत बातें तय होगी उन पर भी। फिलहाल पेनल्टी कॉर्नर में इतना ही। नमस्कार।